गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे विदेश मामलों की जानकार साजिया अनवर चीमा, जो पाकिस्तान की एक्सपर्ट है, उन्होंने भारत के लिए क्या कहा है। भारत ने ईरान और रूस से अपने संबंध बनाए रखे हैं, तो इन देशों के प्रतिनिधि अमेरिका से भी रिश्ते रखे हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में ये संतुलन मुश्किल हो जाएगा। विदेश मामलों की जानकार साजिया अनवर चीमा का ऐसा ही मानना है। साजिया ने पाक अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखे अपने लेख में भारत की विदेश नीति पर बात की। साजिया का कहना है कि भारत ने रूस और ईरान जैसे देशों से तेल खरीदकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों को अनदेखा किया है। यह स्थिति पश्चिमी देशों को असहज करती है, जो भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी मानते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत दो विरोधी वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रख सकता है। वहीं साजिया ने पाकिस्तान के पश्चिमी देशों और चीन के साथ संबंधों और अफगानिस्तान से तनातनी पर भी बात की है। प्राग की चार्ल्स यूनिवर्सिटी में सेमी ऑटो और कम्युनिकेशन फिलॉसफी की पीएचडी स्कॉलर साजिया अनवर कहती है कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से पश्चिमी देश भारत पर रूस और ईरान से कच्चा तेल न खरीदने का दबाव डाल रहे हैं। भारत ने इसे लगातार अनसुना कर दिया है। भारत ने इस बात का फायदा उठाया है कि उसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में पश्चिम एक सुरक्षा प्रदाता मानता है। भारत न केवल रूस से बल्कि ईरान से भी तेल खरीद रहा है, जो पश्चिमी देशों का विरोधी है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत को एक संभावित सहयोगी के रूप में देखते हैं और उसे संधि का लाभ देते हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया अब इस बात पर सवाल उठा रहा है कि क्या भारत एक विश्वसनीय साथी है। साजिया कहती है भारत अपनी इस नीति को अपने विदेश नीति की सफलता मानता है। वह एक साथ कई नावों पर सवार होने की रणनीति अपना रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के ध्रुवीकरण भू राजनीतिक परिदृश्य में ऐसा चल पाएगा। क्या कोई पश्चिमी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए भी पश्चिम का विश्वसनीय भागीदार बन सकता है। मुझे लगता है ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा है। भारत को आखिरकार एक पक्ष चुनना होगा। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भले ही तटस्थता की बात करें, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। साजिया कहती है पाकिस्तान ने हमेशा आवश्यकता के आधार पर पश्चिम का साथ दिया है, लेकिन खुद को चीन का करीबी दोस्त भी बताया है। इसका नतीजा ये हुआ कि पश्चिम ने अशरफ गनी, तालिबान और अमेरिका के बीच एक गुप्त समझौते के साथ पाकिस्तान को धोखा दिया। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान पर ईरान और चीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाने के लिए तालिबान को गुप्त रूप से धन देना जारी रखा है। ऐसा कुछ भारत के साथ भी हो सकता है। साजिया के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा ऐसी किसी भी भू राजनीतिक व्यवस्था का खुले तौर पर विरोध किया है जो चीन के लिए हानिकारक हो। उसकी चीन को रोकने में कोई भूमिका निभाने की इच्छा नहीं है, जबकि भारत पश्चिम को यह विचार भेजता है कि वह एशिया प्रशांत में चीन को नियंत्रित करने और पश्चिमी हितों की रक्षा करने में रणनीतिक साझेदार है। हालांकि भारत पारस्परिक दायित्व के ढांचे के भीतर काम नहीं करता है। भारतीय मूल के अमेरिकी विद्वान एस्ले टेलिस का मानना है कि भारत कभी भी चीन के साथ अमेरिका के किसी भी टकराव में शामिल नहीं होगा। साजिया कहती है कि 1980 के दशक के अंत तक भारत गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हुए पूर्व सोवियत संघ के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक था, जबकि पाकिस्तान ने उसे तोड़ने में पश्चिम की मदद की थी। उस समय चीन के सोवियत नेतृत्व के साथ खराब संबंध थे। पिछले 40 वर्षों में इस स्थिति में कई बदलाव आए हैं। उपमहाद्वीप के इतिहास में रूस, भारत और पाकिस्तान, चीन के बीच गहरे संबंध रहे हैं। चीन और रूस के बीच संबंधों में सुधार ने काफ़ी कुछ बदला है। इसे पश्चिमी भी देख रहा है और भारत के लिए आने वाला समय मुश्किल का सबब हो सकता है। आइए अब हम बात करें भारत के बब्बर शेर कहे जाने वाले लाइट टैंक जोरावर की। भारत के बब्बर शेर कहे जाने वाले लाइट टैंक जोरावर अब अमेरिकी ताकत से लैस हुआ है। इससे दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में इसकी प्रभावशीलता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जोरावर टैंक को खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में होने वाले युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस टैंक को चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करने की योजना है। जोरावर टैंक को विकसित करने की योजना में तेजी 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद देखी गई थी। जोरावर टैंक में अमेरिकी कंपनी रैंक अमेरिका HMPT 800 ट्रांसमिशन और 760 HP कमिंस VTA 903E T760 इंजन लगा है। इस इंजन को अमेरिका की कमिंस इंक ने तैयार किया है। ये दोनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में अमेरिका के शीर्ष सैन्य वाहन कंपोनेंट निर्माता है। ऐसे में अमेरिकी ट्रांसमिशन और इंजन से भारत के जोरावर को जोरदार ताकत मिलने की उम्मीद है। इससे यह टैंक पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर सकेगा। भारत के जोरावर टैंक में अमेरिकी सेना के AMPV और ब्रैडली A4 फाइटिंग व्हीकल जैसी ताकत है। इन दोनों वाहनों ने यूक्रेन युद्ध में रूस को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर यूक्रेन में अमेरिका के ब्रैडली व्हीकल से रूसी T90M टैंक पर हमले का वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में रूसी टैंक को भारी नुकसान होते दिख रहा है, जो बाद में ब्लास्ट हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। जोरावर टैंक को भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के तहत काम करने वाली यूनिट कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CVRDE ने लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है।
इस टैंक को बनाने में देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित विभिन्न भारतीय उद्यमों ने योगदान दिया है। जोरावर लाइट टैंक का वजन 25 टन है, जो वर्तमान में सेवा में मौजूद T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में काफ़ी हल्का है। ये वजन लाभ इसे अपेक्षाकृत आसानी से खड़ी पहाड़ी ढलानों और पानी की बाधाओं को पार करने की अनुमति देता है, जो इसे हिमालयी क्षेत्र जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में संचालन के लिए भी आदर्श बनाता है। आइए अब हमास और इसराइल के बारे में बात करें। हमास ने गाज़ा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए इसराइल के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के तहत उसकी 4 महिला सैनिकों को शनिवार को रिहा कर दिया। यह युद्ध विराम समझौते के तहत हमास की ओर से इजरायली बंधकों की दूसरी रिहाई है। इजरायली सेना ने हमास द्वारा छोड़ी गई 4 महिला सैनिकों के उसके पास पहुंचने की पुष्टि की है। रविवार से शुरू हुए इस युद्ध विराम समझौते का मकसद गाज़ा पट्टी में इसराइल और आतंकवादी समूह हमास के बीच अब तक के सबसे भीषण और विनाशकारी युद्ध को समाप्त करना है। नाजुक प्रकृति का यह समझौता अब तक कायम है, जिससे हवाई हमले रुक गए हैं और छोटे तटीय क्षेत्र में निर्बाध तरीके से सहायता पहुंच रही है। पिछले रविवार को संघर्ष विराम प्रभावी होने के पहले दिन 90 फलस्तीनी कैदियों के बदले में 3 बंधकों को रिहा किया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार को 200 कैदियों के बदले में 4 बंधकों को रिहा किया जा सकता है। जिन कैदियों को रिहा किया जा सकता है उनमें 120 ऐसे हैं जो इसराइलियों पर घातक हमलों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। गाज़ा के स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुसार इसराइल के हमलों में 47,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। इसराइल ने शुक्रवार को घोषणा की है कि उसकी सेना युद्ध विराम समझौते के 60 दिन के भीतर दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह वापसी नहीं करेगी। देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि इसराइल 26 जनवरी को इस अवधि समाप्त होने के बाद भी वहां अपनी सेना रखेगा। बताया जा रहा है कि यह निर्णय 27 नवंबर 2024 को हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि इसराइल को 60 दिन के भीतर अपनी सेना को लेबनान से पूरी तरह से वापस ले लेना चाहिए। यह समय सीमा रविवार को समाप्त हो रही है। आइए हम बात करें अमेरिका में प्रवासी भारतीयों की। अमेरिका में प्रवासियों को लेकर भविष्य संभावना के संबंध में चल रही आशंकाओं के बीच 3 भारतीय अमेरिकियों को ट्रंप प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी रिकी गिल को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC में वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया है, जिनकी जिम्मेदारियां दक्षिण और मध्य एशिया से संबंधित होंगी। सौरभ शर्मा को राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय में नियुक्त किया गया है, जो स्टाफिंग और नियुक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और पूर्व पत्रकार कुश देसाई को व्हाइट हाउस की संचार रणनीति में भूमिका के लिए उप प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। रिकी गिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी उन्होंने NSC में कार्य किया था। उन्होंने रूस और यूरोपीय ऊर्जा सुरक्षा के निदेशक के रूप में कार्य किया था। NSC में अपने काम के अलावा उन्होंने विदेश मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ ओवरसीज बिल्डिंग ऑपरेशंस में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य किया था। प्रशासन छोड़ने के बाद गिल ने प्रिंसिपल और जनरल काउंसलर के रूप में गिल कैपिटल ग्रुप का नेतृत्व किया। कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन के पीछे की कंपनी TC एनर्जी के लिए यूरोपीय और एशियाई ऊर्जा पर सलाहकार के रूप में काम किया। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की ओर से आंशिक रूप से हरी झंडी दिए जाने वाले इस प्रोजेक्ट को जो बाइडेन ने रोक दिया था। न्यू जर्सी के लोधी में जन्मे गिल के पास प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वुड्रो विल्सन स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स से स्नातक की डिग्री है और बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री है। पॉलिटिको के अनुसार बेंगलुरु में जन्मे सौरभ शर्मा ने हाल ही में अमेरिकन मूवमेंट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जो कार्मिक विकास पर केंद्रित एक कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने 2019 में ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में डिग्री हासिल की। उसी वर्ष डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान शर्मा उन 10 स्टूडेंट एक्टिविस्ट में शामिल थे जिन्हें व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया था, क्योंकि राष्ट्रपति ने कॉलेज परिसरों में मुक्त भाषण को संबोधित करते हुए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। कुश देसाई को एक अनुभवी कम्युनिकेटर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने रिपब्लिकन अभियानों और संगठनों में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हाल ही में वह 2024 रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के लिए डिप्टी कम्युनिकेशन डायरेक्टर थे। इससे पहले उन्होंने आयोवा की रिपब्लिकन पार्टी के लिए कम्युनिकेशन डायरेक्टर के रूप में काम किया। देसाई रिपब्लिकन नेशनल कमेटी में डिप्टी बैटल ग्राउंड स्टेट्स और पेंसिल्वेनिया कम्युनिकेशन डायरेक्टर भी थे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपने महत्वपूर्ण कड़े मुकाबले वाले राज्यों में पार्टी के संदेश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें महत्वपूर्ण पेंसिल्वेनिया भी शामिल था। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.